देखो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव क्या होती है, कहाँ पे इनका यूज होता है, प्रोड्यूस कैसे की जाती है, उन सब के बारे में। आज जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, चाहे फोन हो, टीवी हो, कोई भी हो, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है। बहुत सारी एक इसकी कैटेगरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से। ओरिएस्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें कहा था कि एक जो वायर है, अगर उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं और मैग्नेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक बात। अब फैराडे ने जब अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसकी स्टडी कर रहे थे, वो इसको एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने क्या एनालाइज किया, अगर एक कोइल का फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मतलब कि ये जो मैग्नेट है इसको आगे की तरफ लेके आएंगे तो इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, मतलब इससे पास होने वाली लाइनें बढ़ जाएंगी। ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ से क्या बनेगा, इसके अंदर करंट बनेगा। मतलब करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है करंट। ठीक है, ये एक सिमेट्री हो गई है। पर फिर एक जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जानने के लिए क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और फिर इस चीज का पता लगाया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कैपेसिटर लिया और ये जो यहाँ पे बैटरी लगाई है वो टाइम चेंजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम चेंजिंग है, मतलब कि टाइम के साथ वो वैल्यू बढ़ती है और फिर कम होती है। अब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये वायर है, इसमें करंट है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक किया। यहाँ पे चेक करने के लिए कौन सा रूल लगाया उन्होंने, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। पर उन्होंने देखा, अगर सिंपल एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार ये इनकंसिस्टेंसी जो आ रही है कि यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो मिस है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है वो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो एसीएल जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें कुछ मिसिंग है। अगर वो मिसिंग हम इसमें लगा दे तो ये जो रूल है ये हो जाना चाहिए हमारा कंसिस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर भी एक करंट होता है, यहाँ पे करंट है, फिर यही करंट बदल जाता है दूसरे करंट में, जिसको उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने माना, ये वैसे थ्योरेटिकल अप्रोच थी। फिर मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी, उसमें लोरेंज फोर्स को भी ऐड किया। उससे उन्होंने क्या किया, ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उन्होंने बताया, बेसिक नॉलेज जो होती है। इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज या करंट, दोनों से। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। और नेचर के अंदर ये सिमेट्री होती है कि एक फील्ड को बदलोगे तो दूसरा फील्ड ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसको बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो दोनों को अगर एक को भी चेंज करोगे तो दूसरा फील्ड हमको मिल जाता है। और इसी बेस पे इन्होंने अपना एक प्रिडिक्शन की, भविष्यवाणी की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। ऐसी वेव होती है जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ठीक है, जिसकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड के आसपास होती है और उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों। अच्छा, ये तो थी सब कुछ थियोरेटिकल। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इसके बाद आते हैं 1885 में हर्ट्ज। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया और पता लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया इन्होंने। ठीक है, हर्ट्ज, इसलिए जो वेव होती है उनकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में आती है इनके नाम के ऊपर। ठीक है, चलो ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। पर फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मार्कोनी इनका नाम था। इनको फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे वेव यहाँ पे प्रोड्यूस की गई थी उसको 50 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह तक भेज के उन्होंने दिखाया। यहाँ पे सोर्स लगाया जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया, और 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे टाउन में एक एंटीना लगाया और यहाँ से उसको रिसीव किया। ठीक है, ये सबसे पहला वायरलेस कनेक्शन था 50 किलोमीटर दूरी के बीच में, कि यहाँ से वेव को वहां तक भी भेजा जा सकता है। और इसी के बेस पे फिर आगे चल के सारे वायरलेस कम्युनिकेशन बनाए गए। ठीक है,
पर इसी के बीच में 1895 में एक इंडियन साइंटिस्ट भी थे, इंडियन फिजिसिस्ट, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने लैब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की थी, जिसकी वेवलेंथ जो थी 5 mm टू 25 mm तक। ठीक है। अच्छा, जो हर्ट्ज ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस की थी, उसकी वेवलेंथ कितना थी? वो लगभग 6 मीटर तक थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, जहां से मैक्सवेल ने सब कुछ शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, कैपेसिटर लिया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पे एक लूप माना इन्होंने, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर। अब यहाँ पे इन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई किया। वो क्या कहता है कि किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, इसका जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट आई के इक्वल होती है। मतलब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है और हम इस पूरे लूप के साथ उसकी मल्टीप्लाई करें, मतलब कि पूरी सरकमफेरेंस के साथ, तो हमको क्या मिलता है? म्यू नॉट आई, जो इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको देता है म्यू नॉट आई। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस लूप को बदल दिया। इस लूप को बदला उन्होंने एक टिफिन टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे टिफिन होता है ना, उस टाइप से। अब इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर करंट यहाँ तो जीरो है, अगर एसीएल यहाँ पे अप्लाई करूं, एम्पियर सर्किटल लॉ अगर मैं इस लूप के लिए अप्लाई करूं, जो ये वाला लूप है, तो उन्होंने क्या कहा, ये हो जाता है बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट। यहाँ पे तो करंट नहीं है, इसका मतलब जीरो। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। अब देखो, सेम सिचुएशन है यहाँ पे, बाहर की तरफ कितना आ रही है मैग्नेटिक फील्ड? इतना। ठीक है। सोल्व करोगे तो क्या जाएगी, बी को अगर मैं बाहर ले लूं, डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो पूरी जो लेंथ को इंटीग्रेट करोगे, मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस, ये होती है 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू यहां से आती है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। मतलब कि इस कैपेसिटर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना है और इस कैपेसिटर के अंदर जीरो है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, अगर एसीएल एम्पियर सर्किटल लो है, अगर वो लो है, तो इसका मतलब हम कुछ भी यहाँ पे लूप को ले, वैल्यू तो सेम मिलनी चाहिए। लो का मतलब ये होता है, पर यहाँ पे जो है इनकंसिस्टेंसी आ रही है। फिर उन्होंने क्या कहा, हमें इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है। अब हम इस सिचुएशन को देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही हम करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव, तो कैपेसिटर के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ना शुरू हो गई चार्ज की, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो और एक्स्ट्रा चार्ज देना इसका मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये और ज्यादा चार्ज को नहीं लेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि करंट इसके अंदर जो है बाहर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। सर्किट ब्लॉक हो जाएगा। पर क्योंकि हम यहाँ पे टाइम वेरिंग बैटरी यूज कर रहे हैं, अब देखो हम मान लेते किसी टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे जो प्लेट के ऊपर चार्ज था वो था हमारा क्यू। ठीक है। क्यू चार्ज था और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगा, चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर इसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, जो हमने निकाला था, ये होती है क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फ्लक्स का। जो ये एरिया है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो होता है हमारा ई ए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इससे, और जो इसका एरिया है वो, और दोनों के बीच में एंगल कितना बना है? 0 डिग्री। इस एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 होता है 1, तो ई। ठीक है। अब ई की वैल्यू जो यहां से निकाली पुट कर देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया क्यू एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई ए कट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किसी एक टाइम पे। ठीक है। टी टाइम पे। पर क्योंकि क्यू की वैल्यू तो लगातार बढ़ी जा रही है, तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डी टी, क्योंकि ये जो चार्ज हमारा बढ़ रहा है लगातार। अब इसी क्वांटिटी को उन्होंने माना डिस्प्लेसमेंट करंट, जो ये है इसी को नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो हो गया एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है।
इसी को नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है, बाहर कंडक्शन करंट होता है, आई का नाम है कंडक्शन, और इसके बाद अंदर कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, अंदर कंडक्टिंग करंट जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो जो टोटल करंट पास होता है यहां से उन्होंने जो दिया, टोटल करंट होता है आई प्लस आई डी, ठीक है। अगर चलो मैं अगले पेज पे बताता हूं। अच्छा, इस करंट का नाम वैसे उन्होंने अपने नाम पे रखा था मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब इन्होंने जो कहा, जो एक्चुअल में जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे ये फॉर्मूला है ना, उन्होंने जो क्या सुधार किया उसके अंदर, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर उन्होंने एक रूल बनाया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इस लॉ के अंदर उन्होंने बताया जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का, वो होता है म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, दो से मिलकर बना होता है। यहां पे वैल्यूज अगर मैं रखूंगा तो ये हो गया मेरा आई, आई डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। उन्होंने इसमें अपडेट किया है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताया, ठीक है। बात आती है यहां पे कंटिन्यूटी की, कि करंट की जो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी ऑफ करंट, करंट हमेशा अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखता है, वो अपनी फॉर्म बदल सकता है पर कंटिन्यूटी बनाए रखता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक कैपेसिटर है, इसके बाहर मैंने दो लूप बनाए, एक लूप था इसके आउटसाइड और एक था इसके अंदर। ये C1 लूप हो गया, ये C2 हो गया। अब देखो C1 के अंदर फ्लक्स क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये भी जीरो, क्योंकि ये जीरो है तो ये भी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होना चाहिए, जीरो। तो आउटसाइड डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। अब आते हैं लूप C2 के ऊपर। लूप C2 में जो कंडक्शन करंट होता है वो जीरो होता है, मतलब इन जनरल मीडियम, अगर कोई जनरल मीडियम है तो I एंड ID, अच्छा ID मानो, ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दूसरी बात, इन कंडक्टिंग मीडियम, जैसे कि हमारा वायर हो गया, ये वायर है ना, आउटसाइड वायर है, तो कंडक्शन मीडियम, इसके अंदर I डोमिनेट करता है, यही पूरा का पूरा डोमिनेट कर जाता है, और ID हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, बाहर की तरफ जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कैपेसिटर के अंदर होता है, ये ध्यान रखो। बात करते हैं इन इंसुलेटिंग मीडियम, मतलब कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर की बात, यहां पे क्या होता है, आई हो जाता है हमारा कंडक्शन करंट जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल है, एयर भी हो सकती है, कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है, तो कंडक्टिंग करंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट थोड़ी हो रहा है। जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पे डोमिनेट क्या करता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो बाहर कंडक्टिंग करंट होगा, आई यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे फिर ID उसकी जगह ले लेगा। मतलब करंट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी एकदम से खत्म नहीं होती है कभी भी। यहाँ तक जो एनर्जी आ रही है वो कंडक्टिंग करंट की फॉर्म में आ रही है, और उसके बाद सीधा डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बेस पे इक्वेशन कैसे बनाए इन्होंने, वो हम आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब डिस्कवरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे ही डिस्कवरी हुई डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो उससे कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होती है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी की। उससे उन्होंने नेचर के अंदर एक सिमेट्रिक को डिस्कवर किया, कि नेचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर सिमेट्रिक है। अगर एक फील्ड को बदलोगे तो दूसरा फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक फील्ड को बदलने से दूसरा फील्ड हमको मिलता है। तो फैराडे ने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मैक्सवेल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो नेचर के अंदर सिमेट्रिक होती है। इसी बात पे मैक्सवेल ने क्या कंक्लूड किया कि जहां पे ये दोनों फील्ड एक साथ चेंज होते हैं, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चेंज होते हैं,
वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है उस रीजन के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ हमको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। अब हमें जो 5 उन्होंने इक्वेशन दी थी उनको बारी बारी से पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, बच्चों, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है और लोरेंज फोर्स है, ये 5 इक्वेशन बनेगी और 5 से हमको जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उसके बेसिक रूल हमको पता चलेंगे। पहला, जो सरफेस है क्लोज इंटरवल ऑफ, देखो बच्चों ये हमको क्या बताता है। कोई सरफेस है, सरफेस मतलब एक 3D स्ट्रक्चर, कोई भी, या तो मैंने मान लिया यहाँ पे स्फीयर, एक गोला स्फीयर मैंने माना, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी पूरी सरफेस के अंदर से, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो चार्ज इसके अंदर है वो, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि इस सरफेस से, ये कोई सरफेस 2D नहीं है, 3D है, एक स्फीयर है, तो जो भी इससे टोटल फ्लक्स पास होता है वो किसके इक्वल होता है? क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है। अब जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे कितनी लाइनें पास होती है इस पूरी सरफेस से, इस पूरे स्फीयर से कितनी लाइनें पास होती है? तो ये मैंने चार्ज रखा, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा, तो मुझको मिलेगी इतनी लाइनें 1.13, मतलब 1,13,000 इतनी लाइनें 1 माइक्रो कूलम चार्ज से पास होती है, मतलब निकलती है। तो ये सोर्स हो गया, मतलब कि यहाँ से जो लाइन है वो प्रोड्यूस हो रही है या जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व नहीं बनाती, मतलब कहीं ना कहीं से वो जनरेट होती है। ठीक, इसीलिए इसका सिंगल पोल भी लाई करता है, मतलब एक प्लस चार्ज या सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, दूसरा, वैसे इसको गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। दूसरा लोग क्या कहता है? गोस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, इससे लाइन पास होती है नॉर्थ से साउथ में और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ में। अगर मैं इन लाइनों के बीच में कोई स्फीयर रखूं तो इस स्फीयर के अंदर जितनी लाइनें जा रही है उतनी बाहर जा रही है, तो लाइंस जो है जितनी एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट भी कर रही है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होगा। ये पूरा क्या बताता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ही तो बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये सिंबल बताता है क्लोज सरफेस के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0। ठीक, जितनी लाइनें एंटर करती है उतनी ही एग्जिट कर जाती है। इसी से हमको पता चलता है कि जो मोनोपोल है मैग्नेट के अंदर नॉट एग्जिस्ट। कोई भी जो मैग्नेट होगी उसका कोई सिंगल पोल नहीं होता, हमेशा 2 पोल होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस और क्लोज कर्व बनाती है। ये क्लोज भी है और कंटिन्यूअस भी है। मैग्नेटिक लाइन कहीं से प्रोड्यूस नहीं होती है कि कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ना उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ये पूरा एक लूप बनाए रखती है हमेशा। ठीक है, जैसे इसमें आप यहां से लाइन प्रोड्यूस हो रही है, पर इसमें कोई भी हम ऐसा पॉइंट नहीं कह सकते कि यहां से लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो नॉर्थ से साउथ जाती है और साउथ से नॉर्थ, तो ये पूरा क्लोज कर्व इन्होंने बना रखा है और कंटिन्यूअस तो है ही। तो ये था दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या बताती है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डीएल। समझो, ये होता है हमारा ईएमएफ। सीधी सीधी बात है, इसी को ईएमएफ कहते हैं। जैसे किसी मैग्नेट को तेजी से इस कोर के ऊपर या इस कॉइल के पास लाते हैं तो इसका क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। इस पूरी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट है और ये एरिया है। यहाँ पे देखो क्लोज एरिया नहीं ले रखा, तो यहाँ पे हम रिंग की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्फीयर बना देता तो वो क्लोज हो जाता है, पर यहाँ पे स्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये भी एक सरफेस है। तो इस सरफेस से जो लाइनें पास हो रही है और वो चेंज हो रही है, डी डिवाइड बाई डी टी का मतलब चेंज होना। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बता रही है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे मैंने इसको आगे किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर, इस रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो जितना जल्दी जल्दी आप इसका फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही ज्यादा में ये ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ जनरेट होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन। बेसिकली देखो बच्चों, जो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं इसको आगे ले जाने में,
वही एनर्जी इस फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, बस मैग्नेटिक जो लाइंस है वो तो एक माध्यम है, एक मीडियम है एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो हम इस मैग्नेट में एनर्जी खर्च कर रहे हैं इसको आगे की तरफ लाने में, मोशन देने में, वो एनर्जी इन लाइन के थ्रू इसके अंदर स्टोर हो जाती है। समझो जैसे हमारे हाथ में कोई एक स्टिक है और हम उससे किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाए, तो बेसिकली फोर्स तो हमारा है, वो जो स्टिक है वो एक तरह से माध्यम का काम करती है दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने के लिए। तो जैसे हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ज्यादा लाइनें पास होगी, ये समझो कि इसका ज्यादा फोर्स ट्रांसफर होगा, एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी, तो वो एनर्जी बदल जाएगी इसके अंदर करंट की फॉर्म में। तो कुछ कुछ देखने में वैसा ही है कि हमने मैग्नेटिक लाइन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर किया है मैग्नेट से, मतलब जो हमारी एनर्जी थी इसको आगे ले जाने में, उसको ईएमएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे कि हमने बताया था द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ईएमएफ ही होता है। ये क्लोज लूप है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, मतलब जितना जल्दी जल्दी हम लाइन इससे चेंज कर रहे हैं, लाइनों का एंटर एग्जिट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम, ये वाली इक्वेशन उसी चीज को बताती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। देखो बच्चों, अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन पे जो मैक्सवेल ने दी थी। इसने एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसको कहते हैं। ये एम्पियर लॉ था, इसी को मॉडिफाइड किया था मैक्सवेल ने और इसका नाम हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल, जो उसकी सरकमफेरेंस यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल एलिमेंट है, उसको इंटीग्रेट अगर पूरे लूप के लिए करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई। मतलब यहाँ पे कंडक्शन करंट है और ये है हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट। कहने का मतलब ये है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ये हो गया हमारा कंडक्शन करंट जो बाहर की तरफ होता है और ये होता है हमारा कैपेसिटर के अंदर। तो दोनों से ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस by conduction current as well as displacement current। ठीक है, ये था पांच। फोर्थ, फिफ्थ आते हैं लोरेंज फोर्स पे। तो फिफ्थ हमारा क्या है, लोरेंज फोर्स। अब इन्होंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब कि जो फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, अगर वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे समझो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द प्लेन, कि ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, और कोई चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो इसको थीटा कह सकते हैं। ठीक, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लोरेंज फोर्स से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी 5 इक्वेशन, जिससे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिक सारी नॉलेज मिल जाती है। कैसे मिलेगी वो आगे आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अब आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की। इन्होंने पहला कहा था कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल वो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कैसे, वो देखते हैं। पहले सिंपल देखते हैं, चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इससे निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अगर ये रेस्ट में है तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, अब इसको हम एक्सेलरेट करते हैं आगे की तरफ, तो होगा क्या, जैसे जैसे ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो जो लाइंस है ये मुड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे पानी के अंदर पत्थर डाल देते हैं तो लहरें बन जाती है, उसी तरह जो लाइंस है उनमें भी एक लहर बन जाएगी और ऊपर की तरफ उभरना शुरू हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, इस टाइप से, और ये उभार जो है ऊपर की तरफ है, ऊपर और नीचे की तरफ।
ठीक है। तो ये लाइनें जब मुड़ना शुरू हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ये, और जो ये यहाँ पे एक साथ मुड़ना शुरू हो जाएगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो लाइनों के मुड़ने से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है जब वो मुड़ती है, ठीक है, और मुड़े कैसे, एक्सेलरेशन की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है, मतलब मुड़ेगी तो मतलब चेंज होगी, चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो इसी वजह से होता है, लाइनें मुड़ जाती है और ऊपर की तरफ फिर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। दूसरा, जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो लाइट की स्पीड होती है सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है नेचर में। ट्रांसफर मतलब ऐसे ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है, एक बार अप एक बार डाउन, उसके हम डायग्राम अभी देखेंगे। लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और उसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हाँ, एक बात और, इन वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपागेट विदाउट मीडियम। अगर मीडियम में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में भी ये जा सकती है, ठीक है। तो इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम में भी चल सकती है पर वैक्यूम में भी चल सकती है। वैक्यूम में सबसे तेज चलती है ये। अगर गिलास हो गया, पानी हो गया, उसके अंदर इनकी स्पीड कम हो जाती है। कैसे? जो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती कैसी है, उसका डायग्राम कैसा होता है। देखो बच्चों, ये देखने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका एनवलप है। जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जो इसकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब तीनों जो है वो परपेंडिकुलर है। जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात, इसमें अगर हमको निकालनी है इसकी वेलोसिटी, तो सी हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। वैसे मैंने यहाँ पे वी लिखा हुआ है, सी भी लिख सकते हो, ठीक है, सी भी लिख सकते हो। वेलोसिटी क्या होती है? √μ0 E0। म्यू नोट क्या होता है? म्यू नोट होता है परमिटिविटी, और ई नोट क्या होता है? ये होता है ये परमिएबिलिटी और ये परमिटिविटी। म्यू नोट की वैल्यू हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, 4π × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। इन दोनों वैल्यूज को यहां रख के अंडर रूट करोगे तो सी की वैल्यू निकल के आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये किसी मीडियम में जाएंगे तो यहाँ पे जो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है वो उसकी रखेंगे मीडियम की, ठीक। अब दूसरी बात, ये होते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसफर है ना, एक साथ अप और फिर डाउन, अप डाउन, इस तरह ये जाती है, इसलिए इनका ट्रांसवर्स नेचर होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आज के टाइम पे यूज होती है, उनमें पहली है रेडियो वेव, जिससे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे चलते हैं, रेडियो, फोन, सब कुछ, सैटेलाइट वगैरह, रेडियो वेव। दूसरा आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का भी काफी जगह यूज है, बहुत सी जगह इसको माइक्रोवेव में जो खाना गर्म करने के लिए होता है उसमें यूज करते हैं, और भी जगह इसका यूज है। फिर आता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड रे होती है जो, ये भी इसी का एक पार्ट है। इंफ्रारेड को हमारी आंखें नहीं देख सकती, पर इसके लिए अलग टाइप के गोगल होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं, जैसे हमारे सोल्जर वगैरह यूज करते हैं रात में देखने के लिए, ठीक है। किसी भी बॉडी से हीट निकलती है तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड उससे निकलती है। आगे के करके इनको पढ़ेंगे। फिर आती है लाइट वेव, ठीक है। फिर आती है अगली हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। लाइट वेव तो हमको पता ही है, जो हम देखते हैं वो सारी लाइट वेव होती है। अल्ट्रा वायलेट ये अलग होती है, ठीक है, सन से आती है। वैसे तो सारी की सारी ये सन से ही आती है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे कैसे। उसके बाद आती है एक्सरे और गामा रे, ठीक है। बेसिकली एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ही निकलती है।
अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो बच्चों, इसमें जो मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैक्सिमम भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब दोनों एक साथ ही जाते हैं। ठीक है, एक साथ एक ही फेज में ये दोनों चलते हैं। एक ही जगह यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, मतलब कि एक साथ ही एक्सपैंड होंगे तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। जीरो एक साथ होंगे, फिर मैक्सिमम एक साथ होंगे, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगे। ठीक है, तो जैसे होता है ना, एक साथ बढ़ता है, एक साथ कम होना, एक साथ बढ़ना, एक साथ कम होना, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कोई भी आगे पीछे नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन भी सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे और मिनिमम भी सेम पे। ठीक, अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। पहले क्या होती है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। जहां पे भी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होगा वहां से ही ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपागेट करने के लिए। अगर एयर भी नहीं है ये तब भी प्रोपागेट कर लेती है, जबकि ज्यादा स्पीड से करती है। तो अगर कोई मीडियम नहीं है तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनोसोडल होते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन जाते रहते हैं। इनका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम टाइम और सेम प्लेस पे होता है, मतलब सेम टाइम और सेम प्लेस पे मैक्सिमम होगी और मिनिमम भी होंगी। ठीक है, तो एक साथ चलती है, कोई आगे पीछे नहीं होती, साथ साथ चलती है, बस डायरेक्शन अलग होती है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, कोई ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, एक ऊपर जाएगी और एक राइट साइड जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे मैंने सी से इसलिए डिनोट किया क्योंकि हम ये वैक्यूम में लेते हैं। अगर किसी मीडियम में है तो वी मतलब वेलोसिटी का वी लेते हैं हम। ठीक है, तो तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। फिर हाँ, वी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, एंटायरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पे ही स्पीड डिपेंड करती है, ना कि एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, जो हमारा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, पर उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किस मटेरियल से वो फ्लो हो रही है, उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी अगर किसी डायलेक्ट्रिक की बात करें, मतलब पानी में या ग्लास में बात करें, उसकी स्पीड इससे कम हो जाती है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हमने वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और अभी 12th क्लास में हम मतलब इसी में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो दो बराबर हिस्सों में बटी होती है, डिवाइड इक्वली। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों आधी आधी एनर्जी को लेके ट्रेवल करते हैं। ठीक है, वो आधी एनर्जी कितना होती है वो अब देखते हैं। देखो बच्चों, वो आधी आधी एनर्जी कितना होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी डेंसिटी है वैसे ये 1/2 F∼0 E²। वहीं यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो है 1/2 B² μ0। अच्छा, क्योंकि ये साइनोसोडल पाथ फॉलो करते हैं तो कभी कभी ई की जगह हम क्या ले लेते हैं, RMS वैल्यू भी इनकी चूज कर लेते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। मतलब ई की जो वैल्यू चूज करते हैं वो RMS करते हैं, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं ना टाइम के साथ, तो RMS वैल्यू भी चूज करते हैं। फिर आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल लाइट के लिए। मतलब कि वेव अगर हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से। ठीक है, लाइट किसी चीज से टकराती है तो वो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से। ठीक, दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। मान लेते हैं किसी रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है, ठीक है, प्रोपागेट कर रही है, अगर वहां पे साइड में या आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उससे डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक, तो ये किसी भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। देखो बच्चों, अब बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट पे भी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उस पे 1 सेकंड में 1 यूनिट एरिया पे कितना एनर्जी आ रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी उसको क्रॉस कर रही है, वही उसकी इंटेंसिटी होती है। मतलब एरिया भी एक लेना है, 1 यूनिट, और 1 सेकंड के लिए ही हमको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी उससे पास हो रही है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली उससे पास हो रही है। कैसे, वो अभी देखते हैं। देखो, जैसे मेरे पास यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है, मैंने जो एरिया माना है वो यूनिट माना है। ठीक है, यूनिट इसका एरिया है,
और मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में वो यहां से यहां तक आ गई है, पी से क्यू तक आ गई है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, सी डेल्टा वी। अच्छा, अगर मैं इस सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम कितना आएगी इसकी, इसका एरिया और इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगा सी टी और एरिया। ठीक, अब बात करते हैं हम इसकी एनर्जी डेंसिटी कितना है, वो होती है यू, ठीक है, यू एवरेज, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू सी। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी टोटल इंटेंसिटी निकालनी है, वो क्या होगी, टोटल जो एनर्जी इसके अंदर है वो, ठीक है, टोटल एनर्जी इसके अंदर है वो डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, वॉल्यूम नहीं, टोटल एनर्जी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम के अंदर पास हो रही है, वही तो इंटेंसिटी होती है। अब देखो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी मल्टीप्लाई दिस, तो यू की जो वैल्यू है वो यू एवरेज मल्टीप्लाई सी डेल्टा टी और ए। यहां पे यू की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल यू है यह ध्यान रखना, तो यू एवरेज मल्टीप्लाई सी डेल्टा टी और ए डिवाइड बाय ए डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से कट, ए से ए कट, तो ये आ गया हमारे पास यू एवरेज सी। तो ये हो गई इंटेंसिटी। अगर हम यहां पे इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म की फॉर्म में लिखें, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है यू एवरेज क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको लिखूं आरएमएस की फॉर्म में, आरएमएस क्या होता है, देखो आरएमएस वैल्यू होती है ई नॉट डिवाइड बाय √2। ये हमने अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। यहां पे रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो √ का हो जाएगा 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 ई आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बचता है यहां पे, ठीक है, तो 2 से 2 कट करेंगे। अब निकालनी है हमको इंटेंसिटी, यू एवरेज की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, तो इंटेंसिटी आएगी यू एवरेज सी, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर सी। ठीक है, तो इंटेंसिटी आ गई ये, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकालूं। अगर मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में निकालूं तो ये होती है मेरी 1/2 बी नॉट स्क्वायर यू नॉट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूं तो यहाँ पे, तो अगर मैं सी की वैल्यू डायरेक्ट रखूं तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, इसी के जैसी वो बन जाएगी, तो इंटेंसिटी आएगी हमारी बी आर एम एस स्क्वायर म्यू नॉट सी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो सेम रखोगे, बी नॉट की वैल्यू क्या रखोगे, √2 बी आर एम एस, तो ये आ गई इंटेंसिटी। ठीक, ऐसे इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं 12th पॉइंट पे, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम कितना होता है, मान लेते हैं ये वेव जो आगे की तरफ जा रही है, इसका मोमेंटम कितना हो गया P। तो मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी जो इसके अंदर है वो डिवाइड बाय स्पीड, तो ये हो जाता है इसका मोमेंटम। दूसरी बात, प्रेशर की बात करें, ये किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगी तो उस पर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो अगर हम रेडिएशन प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई करेगी और कितने एरिया पे। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो इसको लिखा जा सकता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, तो ये हो जाता है रेडिएशन प्रेशर, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, 1903 के अंदर अमेरिकन साइंटिस्ट थे निकोल और हॉल, उन्होंने रेडिएशन प्रेशर को कैलकुलेट किया था। ठीक है, उन्होंने रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट किया था और वो कितना निकल के आया था, 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ (10⁻⁻⁹) और 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम था निकोल एंड होल। ठीक है, इन्होंने रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट किया था। ये तो हो गए बच्चों इसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका स्पेक्ट्रम देखना है,
कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग होती है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और उनका क्या यूज है, हम उनका क्या यूज करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने टाइप की होती है, और इसका हमने एक टेबल बनाया है। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया है, और इसी को ग्रुप को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले आती है इसमें रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, 0.1 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रैपिड एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से या उनके रिटार्डेशन से ये प्रोड्यूस होती है, और इनका जो डिटेक्शन किया जाता है वो रिसीवर एरियल के थ्रू ही किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 mm, मतलब ये लोअर है और ये इसकी हाईएस्ट है। लोअर 1 mm तक इसकी वेवलेंथ होती है, और हायर कितनी होती है, 0.1 मीटर। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेट्रॉन वोल्व या क्लेस्ट्रॉन वोल्व, इससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ये बस आपको याद रखना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस इसका स्पेक्ट्रम हमको पता होना चाहिए। इनकी बाकी जो डिटेल है वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगी कुछ इनमें से। ठीक है, पर वो अभी आपको ज्यादा इसमें बस ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो सकती है 1 mm तक, और मिनिमम हो सकती है 700 नैनोमीटर तक। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, एटम को वाइब्रेट करके, एटम या मोलिक्यूल को वाइब्रेशन देके इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, थर्मोफाइल, बोलोमीटर या इंफ्रारेड फोटोग्राफी फिल्म के द्वारा इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक हो सकती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइटमेंट या उनको एक्साइट करके ये वाली वेव हमको मिल जाती है। और ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम, हमारी जो आंखें डिटेक्ट करती है वो विजिबल लाइट ही होती है। जो भी कलर हमको दिखाई देते हैं वो सब हमारी आंखों से डिटेक्ट हो जाते हैं। फोटो सेल या फोटोग्राफिक सेल से भी इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। फोटो सेल का मतलब होता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फिर आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर और मिनिमम होती है 1 नैनोमीटर। इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एटम को एक्साइटेड करके स्पार्क और आर्क लैब में। ठीक, और इसको डिटेक्ट किया जाता है फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म में। फिर आती है एक्सरे। एक्सरे जो होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, मतलब मैक्सिमम 1 नैनोमीटर और मिनिमम 10⁻³ नैनोमीटर। इसको एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, और इसको डिटेक्ट किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म ग्रेगर ट्यूब से। उसी तरह आती है गामा रे। गामा रे की जो वेवलेंथ होती है 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है, और ये रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जब किसी का न्यूक्लियस जो है ब्रेकडाउन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, तो वहां से ये प्रोड्यूस होती है। और सेम इनको इसी डिवाइस से डिटेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेडियो वेव की क्या यूजेज है। फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10⁹ हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 1 सेकंड में ये इतनी बार वाइब्रेट कर देती है। वेवलेंथ अभी पढ़ा था हमने 0.1 मीटर से बड़ी होती है। इसका यूजेस कहाँ होता है, इसका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जिसको AM बैंड हम कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 530 से लेके 1710 इस किलो हर्ट्ज तक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसको ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब अगर ग्राउंड पे हमको सिग्नल भेजने हैं तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं शॉर्ट वेव बैंड। इसकी कितनी होती है, 1710 किलो हर्ट्ज से 54 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसको स्काई वेव, अगर हमको स्काई में, मतलब कि स्काई में अगर वेव को प्रोपागेट करने हैं तो शॉर्ट वेव को यूज करते हैं। फिर आती है टेलीविजन, जो हमारे टीवी रिसीव करते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक इनकी होती है फ्रीक्वेंसी, और ये टीवी में यूज की जाती है। टीवी में जो सिग्नल कैच करते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में होती है। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, जिसको हम FM कहते हैं। FM में हमारे चैनल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये कैच कर सकते हैं। ठीक है, और FM रेडियो में इसका यूज होता है। फिर होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको UHF बैंड भी कहते हैं।
300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये हमारे जो सेलुलर फोन होते हैं जिससे हम बात करते हैं उसमें इसका यूज होता है। फिर दूसरे नंबर पे आती है माइक्रोवेव। फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 mm इसके बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। इसका यूज क्या होता है? रडार सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट नेविगेशन होता है, एयरक्राफ्ट को अगर नेविगेट करना है तो जो रडार सिस्टम बनाते हैं उसमें माइक्रोवेव यूज की जाती है। जैसे क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल होती है, उनकी स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है माइक्रोवेव से ही। माइक्रोवेव ओवन में भी इसका काम होता है। घरों में जो खाना बनता है, खाना कैसे बनता है? ये माइक्रोवेव खाने के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं और खाना हमारा गर्म हो जाता है। तो माइक्रोवेव का मेन काम क्या है? वाटर मॉलिक्यूल को फ्रिक्शन इतना ज्यादा वाइब्रेट करना कि वे खुद के ही फ्रिक्शन से गर्म होना शुरू हो जाए और खाना हमारा गर्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे आती है इंफ्रारेड वेव। फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इनकी जो वेवलेंथ होती है 1 mm to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। मैक्सिमम 1 mm, मिनिमम 700 नैनोमीटर। यूज क्या होता है? फिजिकल थेरेपी। बेसिकली जहाँ पे भी हम होता है ना, किसी अगर पेन होता है जैसे कि ऑर्थोपोडिक के पास चले जाते हैं जो फिजियोथेरेपी देते हैं। किसी के मस्कुलर पेन है तो वो क्या करते हैं? दवाई लगा के उसको इंफ्रारेड वेव को से उसको सिकाई करते हैं। ठीक है, तो उससे जो पेन है वो कम हो जाता है। या जो सैटेलाइट होते हैं हमारे, उनके ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है। ठीक है, तो सोलर पैनल को चार्ज किया जाता है इंफ्रारेड से। जो सन से इंफ्रारेड आती है वो उसको चार्ज करती है। उस पर आपने देखा होगा गोल्डन की वो लगी होती है, एक गोल्डन की लेयर लगी होती है जो हमारी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करके जो सेल्स है उनको चार्ज करती है। तो सैटेलाइट जो सोलर पैनल लगे होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड को, एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। फोग के टाइम पे या धुएं के टाइम पे, स्मोक होता है या फोग होता है, उसके टाइम पे जो फोटोग्राफ ली जाती है उसमें भी हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। ग्रीन हाउस गैस में प्लांट को गर्म रखने के लिए भी इंफ्रारेड करते हैं। इसका बेसिक कारण होता है इंफ्रारेड गर्म होती है। ठीक है, जो भी गर्म बॉडी होती है उसके अंदर से इंफ्रारेड निकलती है। इंसानों के अंदर से भी इंफ्रारेड वेव निकलती है। इसीलिए रात के टाइम में अगर किसी को पता लगाना हो कि वहां पे कोई लिविंग थिंग्स है या नहीं है तो उस टाइप के वो ग्लासेस पहनते हैं ताकि वो पता लगा लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में से हीट निकल रही है या नहीं। और हर एक जीवित प्राणी में से हीट निकलती ही है, तो इंफ्रारेड वेव हर एक आदमी जीव में से निकलती है। इसका काम और भी हो सकता है। जो एंशिएंट वॉल होती है, पुराने जमाने की जो दीवारें होंगी उन पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको रिवील कर सकते हैं हम अल्ट्रावायलेट वेव का यूज करके। आपने देखा होगा वो रेड लाइट से होती है, उसको किसी पत्थर के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर जो बारीकी से कुछ लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। लाल कलर की होती है ये। ठीक है, सोलर वाटर हीटर या कुकर में भी इसका यूज करते हैं। वो इंफ्रारेड को कैप्चर करती है और गर्म करना शुरू कर देती है। मतलब इंफ्रारेड जो होती है वो गर्म होती है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, इसका काम चीजों को गर्म करने में आता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं विजिबल लाइट। जो हम देखते हैं, जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में आती है और हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसकी रेंज कहां से होती है? फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक उसकी होती है। और वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर मैक्सिमम और 400 मिनिमम। तो उसका यूज क्या है? जो विजिबल लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट से इमिट होती है या उससे रिफ्लेक्ट होती है और हमको उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि वो ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट टकराती है और हमारी आंखों में पहुंचती है तो हमको उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। तो हम अपने आसपास पूरे वर्ल्ड को देखते हैं विजिबल लाइट के थ्रू, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो सेंसिटिव है विजिबल लाइट के। वो इसी रेंज में काम करते हैं। अगर वेवलेंथ इससे ऊपर या नीचे चला जाए तो हम उस चीज को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम अल्ट्रावायलेट रे को नहीं देख सकते, हम एक्सरे को नहीं देख सकते, ठीक है, हम इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते हैं। तो हम सिर्फ देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वेव होगी उनको हम देख सकते हैं। और इस ब्रैकेट के अंदर कितनी आती है? जो सभी कलर आते हैं उनकी वेवलेंथ इसी के अंदर होती है, इसलिए हमको वो कलर दिखाई देते हैं। फिर आती है अल्ट्रावायलेट। फ्रीक्वेंसी होती है 8 × 10⁻10 हर्ट्ज और 5 × 10⁻16 हर्ट्ज। अच्छा देखो, हो क्या रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वेव की कम होती जा रही है।
रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होती है और इसकी इस रेंज में है। ठीक है, तो वेव जो है छोटी होती जा रही है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो अल्ट्रावायलेट का यूज क्या होता है? अल्ट्रावायलेट का होता है किसी मिनरल सैंपल को चेक करना। ठीक है, कि वो किस टाइप का है। इसमें हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट है। कोई हमारे पास मोलिक्यूल है, उसके अंदर अगर हमको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, तो अल्ट्रावायलेट यूज रे का यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए इसका यूज होता है। फोर्ज डॉक्यूमेंट जो होते हैं, नकली डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका पता लगाने के लिए भी अल्ट्रावायलेट यूज कर सकते हैं। फोरेंसिक में इसका यूज होता है। ठीक है, जो पुलिस और ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है इस चीज को यूज करते हैं। फिर बात आती है एक्सरे की। एक्सरे आपको पता ही है कहाँ होती है, हॉस्पिटल में एक्सरे यूज होता है। किसी की हड्डियां टूट गई हैं या किसी के लंग्स का एक्सरे करना है, उन सब के लिए एक्सरे यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी होते हैं 10⁻16 से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज और इसकी 1 नैनोमीटर मैक्सिमम होती है, 10⁻³ नैनोमीटर मिनिमम वेवलेंथ होती है। सर्जरी में यूज होता है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो गई या किसी को कोई बीमारी है किसी ऑर्गन में या किसी की बॉडी में स्टोन है, तो उन सब का पता लगाते हैं एक्सरे से। उसके बाद इंजीनियरिंग में इसका यूज कहाँ होते हैं? किसी भी मेटल के अंदर जो डिफेक्ट है, अगर कोई मेटल बाहर से तो ठीक लग रहा है पर अंदर से हो सकता है उसके अंदर फॉल्ट हो, उन सब की चेकिंग के लिए भी एक्सरे को यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग में भी होता है, कास्टिंग में भी और मोल्डिंग में भी। किसी को वेल्ड करना है तब भी एक्सरे यूज हो सकता है। कास्टिंग में भी होता है, मतलब कि अगर कोई कुछ कास्ट करना है, ठीक है, कोई भी मेटल अगर कास्ट करना है या मोल्ड करना है, इसमें भी इसका यूज हो सकता है। रेडियोथेरेपी में भी हो सकता है, अगर किसी को स्किन डिसीज है उसको क्योर करने में भी एक्सरे यूज हो सकता है। या साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो एटम और मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को समझने के लिए भी एक्सरे यूज की जा सकती है। फिर लास्ट में आती है हमारी गामा रे। गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 5 × 10⁻22 हर्ट्ज तक। और बात करूं मैं इसकी वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से होती है। इसका यूज होता है कैंसर और ट्यूमर को ठीक करने के लिए, खाने को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, या न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए भी गामा रे यूज होती है। जहां पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस किसी बॉडी का डिसइंटीग्रेट होता है तो वहां से गामा रे निकलती है, हाईली एनर्जेटिक होती है। अच्छा, ये हमको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में? किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में, और सबसे खतरनाक भी होती है। ठीक है, ये रेडिएशन भी फैला देती है क्योंकि ये हमारे डीएनए तक को तोड़ सकती है। इसलिए आपने देखा होगा जो आदमी रेडिएशन की चपेट में आ जाते हैं तो वो एबनॉर्मलिटी उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस पे अब आपको पूरा सिलेबस अवेलेबल जल्द से जल्द हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अपने नए चैप्टर ऑप्टिक्स में। ठीक है।